नमस्कार दोस्तों, महाकौशल क्लास मंडला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम पिछली कक्षा में सेल से संबंधित अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उसी बीच कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण बार बार हमारा वीडियो रुक जाता है। इस वजह से कंप्लीट क्लास नहीं हो पा रही थी, बट आज हमने उस पर कुछ कार्य सुधार किया और फिर से नई क्लास लेकर आए हैं। तो पिछली क्लास में हमारा हुआ था कि कोशिका के हम यदि बाहरी हिस्से की बात करें या कोशिका के हिस्से में हमने सुरक्षा कवच, कोशिका द्रव अर्थात साइटोप्लाज्मा और केंद्रक न्यूक्लियस के बारे में अध्ययन किए थे। हमने देखा था कि सुरक्षा कवच में मुख्य दो चीजें पाई जाती हैं, एक होती है सेल वॉल और दूसरी होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है, जो प्लांट सेल को आधार मजबूत बनाती हैं, अर्थात आधार प्रदान करने का वर्क करती हैं। जबकि हम सेल मेम्ब्रेन की बात किए थे तो सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यह फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। इस कारण जो एनिमल सेल होती है इसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जबकि सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है। फिर हमने देखा था जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य के अंतर्गत ये पांच प्रकार के कोशिकांग आ रहे थे। इसमें था एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा था सेंट्रियोल, तीसरा था गोल्जी बॉडी और फोर्थ था लाइसोसोम और फिफ्थ था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ तक पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया था। अब हमें देखना केंद्रक। केंद्रक में कौन कौन से कंपोनेंट्स या पदार्थ पाए जाते हैं। तो हम केंद्रक में बात करें तो केंद्रक में मुख्य रूप से यदि बात करें तो फर्स्ट होता है न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड, जिसे हिंदी में नाभिकीय अम्ल के रूप में जाना जाता है। नाभिकीय अम्ल। और ये न्यूक्लिक एसिड में दो चीजें पाई जाती हैं, एक होता है आरएनए और दूसरी चीज होती है डीएनए। जब हम अगली कक्षा में जब पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ाऊंगा, जिसे वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, लेकिन वो अगली कक्षा में होगा। लेकिन फिलहाल हम केंद्रक के अंतर्गत जो न्यूक्लिक एसिड आता है, इसके अंतर्गत हमें आरएनए और डीएनए का संक्षिप्त अध्ययन करना होगा। यदि एग्जाम में यहां से सीधे क्वेश्चन बनाता है कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या है और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आप नोट करिएगा ध्यान से, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यदि हम इन दोनों में अंतर की बात करें, डिफरेंस की बात करें, तो जो आरएनए में होता है ये O2 गैस पाई जाती है, जबकि डीएनए की बात करें तो इसमें O2 अर्थात ऑक्सीजन तो पाई ही जाती है, साथ साथ इसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पाई जाती है। सिर्फ डिफरेंस इन दोनों में इतना ही है, और इन दोनों का जो फुल फॉर्म है मैंने बता दिया, आप अच्छे से नोट डाउन करिए। यदि हम केंद्रक में न्यूक्लिक एसिड के अलावा और भी बात करें तो यहाँ पे एक चीज और शुगर पाई जाती है। क्या? शर्करा। हिंदी में या बायोलॉजिकल नाम में इसे शर्करा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए आप यहाँ पे यदि हम शर्करा की बात करें तो ये शर्करा दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। जो पहली शर्करा होती है वह होती है हेक्सोज शर्करा, और दूसरी शर्करा होती है पेंटोज शर्करा। जैसे कि आप नाम ही सुन रहे हैं, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, है ना। तो हेक्सोज शर्करा अर्थात ग्लूकोज के 6 अणु प्रेजेंट होंगे। हेक्सोज शुगर में ग्लूकोज के 6 एटम अर्थात अणु उपस्थित होंगे, जबकि पेंटोज शर्करा में ग्लूकोज के 5 अणु उपस्थित होंगे। अब यदि हम हेक्सोज शर्करा की बात करें तो हेक्सोज शर्करा पे दो चीजें होती हैं, एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रक्टोज। यदि हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और यदि हम फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला ही सेम होता है C6H12O6। C6H12O6। अब बात आती है
कि हेक्सोज शर्करा के अंतर्गत ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो शुगर पाई जाती हैं, बट दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस इनमें ये है कि जो ग्लूकोज शर्करा शुगर होती है, इस पे एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। कौन सा? एल्डिहाइड अर्थात CHO। जबकि फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज शुगर पे कीटोन ग्रुप पाया जाता है। कीटोन का फॉर्मूला ये होता है, आप बड़े ध्यान से देखिए। और ग्लूकोज के अंतर्गत जो एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, उसका फॉर्मूला ये होता है। आप नोट डाउन कर लीजिए। बस फर्क यही है कि शर्करा के अंतर्गत दो शर्कराएं पाई जाती है, हेक्सोज पेंटोज, और हेक्सोज शर्करा के अंतर दो चीजें पाई जाती है, ग्लूकोज फ्रक्टोज, और दोनों का फॉर्मूला सेम है। बट ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि फ्रक्टोज पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। इतनी बात आपको समझ में आई। और फिर पेंटोज शर्करा के अंतर्गत ही आपके RNA और DNA आते हैं। क्या? RNA और DNA आते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि RNA का फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड और DNA का डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यदि हम इसीलिए जो राइबोज होता है, इसे क्या? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। याद रखिए, नोट करिए, राइबोज को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये हम सेल के अंतर्गत सेल के जो पार्ट्स या हिस्से की बात कर रहे थे, उसके अंतर्गत हमने तीन चीजें देखी। पहले सुरक्षा कवच, दूसरी साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव, और तीसरा केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस। यदि आप इसके अतिरिक्त हम अगले भाग पे जाएं तो अब हमें अध्ययन करना होगा टाइप्स ऑफ सेल के प्रकार। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सेल के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। इनका नाम ही है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हमें रटना नहीं है, सिर्फ इमेज बनाना है, समझ बनाना है, और समझ के आधार पे ही हमें नॉलेज गेन करना है। तो जो पहली सेल है वो है प्रोकैरियोटिक, और दूसरी सेल जो है वो है यूकैरियोटिक। आप लोग हिंदी से लिख लीजिए, प्रोकैरियोटिक और दूसरी सेल है यूकैरियोटिक। यदि हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो जैसा कि प्रोकैरियोटिक नाम ही है प्रोकैरियोटिक, यदि हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, फर्स्ट है प्रो और दूसरा क्रियोटिक। प्रो से अर्थ आ रहा है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी शुरुआती सेल कह दें तो क्या? प्रिमिटिव, शुरुआती। प्रो से प्रिमिटिव आ रहा है और प्रिमिटिव से शुरुआती सेल। या यदि हम एक प्रोकैरियोटिक की सटेबल डेफिनेशन देना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी सेल जिसमें केंद्रक पाया जाता है किंतु अविकसित होता है। ऐसी सेल जिसमें केंद्रक पाया जाता है बट केंद्रक क्या? अविकसित होता है। और इसके अतिरिक्त यदि हम प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल देखें तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल है आपका केंचुआ, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना। देखिए, आप 6वीं से 8वीं या 9th 10th क्लास में आप दो चीजें विशेष रूप से आपको याद होगा। पहली चीज है अमीबा और दूसरी चीज है पैरामीशियम। आपने अध्ययन किया होगा कि यदि आप देखें ध्यान से, यदि आपको याद आता है तो अमीबा का डायग्राम कुछ इस तरह से रहता था। इस पे एक न्यूक्लियस पाया जाता था जो अविकसित होता था, है ना। यदि हम पैरामीशियम को यहाँ से कट कर दें तो पैरामीशियम दो अलग पैरामीशियम बन जाते थे। ये भाग एक अलग पैरामीशियम बना लेगा, जबकि ये भाग एक अलग पैरामीशियम बना लेगा। यदि हम इसका एक और उदाहरण है केंचुआ, अर्थवर्म, इसे अर्थवर्म के नाम से जाना जाता है। यदि हम इसकी बात करें तो आप देखते हैं कि केंचुआ कुछ इस तरह स्ट्रक्चर में होता है। यदि केंचुआ इस ओर मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, और यदि इसके
आगे एक अवरोध आ जाता है, अर्थात इसे यह आगे नहीं जाने देता, तो कैचो यहाँ से ऐसा मूव नहीं करता, अर्थात टर्निंग मोड नहीं लेता, बल्कि यह इसकी दूसरी ओर से इस ओर मूव करने लगता है। और इसमें एक और विशेष गुण पाया जाता है कि पैरामीशियम और अमीबा की तरह ही इसे यदि बीच से कट कर दिया जाए तो यह दो अलग केचुआ बना लेगा। और यदि प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें एक और फीचर्स है। इसका फीचर्स ये है कि इसमें सिंगल सेल पाई जाती हैं। क्या होती हैं? सिंगल सेल पाई जाती हैं, जो इस तरह से होती हैं। फिर ये हुई बात प्रोकैरियोटिक सेल्स की। यदि इसी पे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, क्या तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो यहीं पे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों पे तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि हम प्रोकैरियोटिक को नाम से ही डिफाइन करके उसे समझा था, ठीक उसी प्रकार यूकैरियोटिक को उसके नाम के आधार पे ही हम डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि नाम है यू से ट्रू बनता है, और ट्रू अर्थात होता है सत्य। ठीक है, क्या होता है? सत्य। और सत्य से बात आती है कि सत्य केंद्रक, अर्थात ऐसी सेल जिनमें केंद्रक पाया जाता है और पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। क्या? ऐसी सेल जिसमें केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल कहलाती हैं। और यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो साक्षात मनुष्य इसका बेस्ट उदाहरण है। मनुष्य, इसके अलावा यदि बात करें तो कुत्ता, बिल्ली इत्यादि इसके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। यदि हम दोनों में तुलनात्मक अर्थात डिफरेंस के आधार पर अध्ययन किया जाए तो इसमें जो केंद्रक होता है ये पूर्ण विकसित होता है या विकसित केंद्रक होता है, और इसका उदाहरण है मनुष्य, बिल्ली। और यदि हम इसकी सेल की बात करें तो इसमें सेल आती हैं क्या? प्लांट सेल और एनिमल सेल पाई जाती हैं। क्या? फर्स्ट होती है प्लांट सेल, जिसे हिंदी में पादप कोशिका, और दूसरी जो सेल होती है वो होती है एनिमल सेल, जिसे जंतु कोशिका के नाम से जाना जाता है। जबकि प्रोकैरियोटिक में जो सेल पाई जाती हैं इसके अंतर्गत आपके वायरस को हिंदी में विषाणु कहा जाता है, और वायरस के अतिरिक्त बैक्टीरिया जिसे जीवाणु कहा जाता है, और बैक्टीरियोफेज अर्थात जीवाणु भोजी। बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज लिख लेना। और इसमें जो सेल पाई जाती हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल। और यदि हम अध्ययन की बात करें डिफरेंस की, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें सिंगल सेल पाई जाती हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं इसमें सिंगल सेल तो पाई ही जाएंगी, बट इसमें सिंगल सेल के अलावा मल्टीपल सेल पाई जाती हैं। मल्टीपल सेल। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है। इस आधार पे अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत प्लांट सेल अर्थात पादप कोशिका और एनिमल कोशिका का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बाद में देख लेना। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत प्लांट सेल और एनिमल सेल का अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो प्लांट सेल होती हैं इसमें आपकी सेल वॉल पाई जाती हैं, जबकि जो एनिमल सेल होते हैं इसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। तो ये है प्लांट सेल, हिंदी में आप लोग लिख लीजिए पादप कोशिका, और दूसरी चीज होती है एनिमल सेल, जंतु कोशिका के नाम से जाना जाता है। देखिए एग्जाम में आपको
इंग्लिश शब्द भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी या जियोलॉजी साइंस में अधिकतर चीजें आपके एग्जाम में सीधे इंग्लिश वर्ड से पुट कर देंगी, और आपको हिंदी यदि पता होगा और इंग्लिश पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप विशेष ध्यान रखिएगा, उतनी ही वैल्यू इंग्लिश वर्ड की है इसमें जितनी हिंदी वर्ड की है। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड याद रखिएगा। अब बात आ रही है प्लांट सेल, पादप कोश का। तो प्लांट सेल में जैसे पहला ही डिफरेंस ये है कि इसमें सेल वॉल पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यह प्लांट को आधार मजबूत करती है। आधार करती है ना, आपने देखा होगा एक प्लांट एक मिट्टी के सहारे खड़ा रहता, ऐसा प्लांट मिट्टी के सहारे खड़ा होता। क्यों खड़ा होता? क्योंकि जो आप देखते हैं छाल, प्लांट की जो छाल होती है ना, छाल के रूप में ही वहां पे सेल वॉल पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? आधार मजबूत करने के लिए। और सेल वॉल पाई जाने के कारण ही जो प्लांट होता है वो स्ट्रेट खड़ा होता है और उससे उसकी ब्रांच लगी होती हैं। समझ में आया? और दूसरी चीज जो होती है एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब बात आती है कि सेल मेम्ब्रेन क्यों पाई जाती है और क्या वर्क है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, सोचो यदि हमारी बॉडी पे अपने पे अध्ययन करें, यदि मेरे ऊपर सेल वॉल पाई जाए तो मैं ऐसा स्ट्रेट खड़े रहूंगा, ना ही ऐसा झुक पाऊंगा, नहीं झुक पाऊंगा। लेकिन मैं अभी जो फ्लेक्सिबल हो रहा हूं ऐसा झुक पा रहा हूं। क्यों झुक पा रहा हूं? क्योंकि मेरी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और सेल मेम्ब्रेन का वर्क है कि यह डिसाइड करती है कि बॉडी के अंदर कौन सा मटेरियल आएगा और कौन सा मटेरियल जाएगा। अर्थात बात करें हम तो सेल मेम्ब्रेन एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह वर्क करती है, ठीक है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है यह बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, लचीली बनाती है। फिर यदि हम बात करें दूसरी बात की, तो यही सेल वॉल में यहाँ पे सेल्यूलोज पाया जाता है। और यह जो सेल्यूलोज होता है, यह इसकी एक विशेषता, खास विशेषता यह है कि यह प्लांट जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ है, वह है सेल्यूलोज। इस विशेष आईएमपी करके नोट करिएगा कि प्लांट जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ है वह है सेल्यूलोज, जबकि एनिमल अर्थात जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ है वह है इनेमल। क्या है? इनेमल। और ये इनेमल कहाँ पाया जाता है? आपको याद होना चाहिए, यह हमारे दंत पे अर्थात दांत पे पाया जाता है। कहाँ पे? दांत पे पाया जाता है। अब बात आ रही दांत से आपको याद होना चाहिए, हमारे मनुष्य का दंत सूत्र याद होना चाहिए। चलो ठीक है, दंत सूत्र याद ना हो भाई, लेकिन आपको दंत कितने प्रकार के होते हैं ये तो पता होना चाहिए। हमारे जो शरीर है, मतलब हमारे माउथ कैविटी है, मुख गुहा, इसमें दांत के प्रकार पता होना चाहिए। जब इनेमल आ रहा है तो आपका दिमाग इमेज करना चाहिए और उस ओर जाना चाहिए। हम आगे अगली क्लास में देखेंगे कि दंत सूत्र, बकल कैविटी, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ऑसोफेगस, ग्रासनली, सबके बारे में अध्ययन करेंगे जब हम डाइजेशन सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे। बट अभी हमें थोड़ा सा मेंशन करने के लिए दंत सूत्र देखिए। जो दांत होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है इंसीजर, जिसे आई से डिनोट करते हैं, जबकि दूसरा केनाइन होता है जिसे सी से डिनोट करते हैं, और तीसरा जो होता है वो होता है प्रीमोलर, जिसे पीएम से डिनोट करते हैं, और चौथा होता है मोलर, जिसे एम से डोनेट कहते हैं। देखिए हमारी जो बकल कैविटी होती है, मुख गुहा, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, या ऊपरी हिस्सा कहलाता है और ठीक ऐसा ही नीचे हिस्सा कहलाता है। तो जितनी संख्या में जो ऊपरी हिस्से में दांत होंगे, ठीक उसी संख्या में हमारे बकल कैविटी में नीचे की ओर टीथ अर्थात दांत होंगे। तो आईसीपीएम जो ऊपर की कैविटी पे हुए, जस्ट यही संख्या और यही टाइप्स में नीचे हमारी बकल कैविटी में नीचे की ओर दांत होंगे। तो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, आप इसको स्पेशल नोट कर लीजिए। यदि हम इन्हें हिंदी में बात करें कि हिंदी में क्या कहा जाता है, तो जो इंसीजर होता है इसे कृतंक कहा जाता है। नोट करिए, कृतंक। और जो केनाइन होता है इसे रदनक कहा जाता है। क्या? रदनक। और जो प्रीमोलर होता है
इसे अग्रवर्णक प्रीमोलर देखें, अग्रवर्णक क्या नाम से जाना जाता? अग्रवर्णक। आप देखे होंगे किसी भी कोई भी इंसान का जो दांत होता है, इसमें जो दो दांत होते हैं विशेषतर, हाँ दो दांत होते हैं, जो दो दांत होते हैं वो सामने ही पाए जाते हैं, ऐसा सामने पाए जाते हैं ना, यही अग्रवर्णक कहलाते हैं। जो सबसे फर्स्ट में पाए जाते हैं सामने के दो दांत, इसे ही अग्रवर्णक के नाम से जाना जाता है। और मोलर को चवर्णक के नाम से जाना जाता है, चवर्णक। देखिए हम कहाँ थे, प्लांट सेल और एनिमल सेल में, बट आपको मैं दंत सूत्र का अध्ययन करा दिया। इंसीजर, किनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और इनकी यदि हम संख्या नंबर की बात करें तो जो इंसीजर की जो संख्या होती है वह 2 होती है और केनाइन की संख्या 1 होती है। जबकि हम प्रीमोलर की बात करें तो प्रीमोलर जैसे कि हिंदी में अग्रवर्णक, और अग्रवर्णक दांत की संख्या हमारे जो बकल कैविटी में 2 होती है। और मोलर और दूसरा चवर्णक, चवर्णक मतलब जिससे हम दांत वो जो भी मटेरियल, जैसे हम चावल ले लें जिसे खाते हैं ना, पीसने का काम करते हैं। हमारे जो बकल कैविटी के 2 दांत इस तरफ होते हैं और 2 दांत इस तरफ, मतलब और भी होते हैं, मतलब 3 दांत पाए जाते हैं जो उसे पीसने का काम करते हैं, और इनकी संख्या 3 होती है। ये ऊपर की बकल कैविटी में होंगे और ठीक इतनी ही संख्या में इतने ही दांत हमारे नीचे के पार्ट्स में होंगे। इस प्रकार 2 1 2 3 या मनुष्य का दंत सूत्र है, बहुत अच्छा से याद रखिएगा। तो ये हमारा यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात हुई। अब हम देखिए, जहां तक सेल की बात थी तो हमने कोशिका क्या होती है, कोशिका क्या होती है, कोशिका के प्रकार और स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी देखा। यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज छूट गई है, वह स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अर्थात यदि हम एक सेल का डायग्राम ऐसा बनाते, ऐसा डायग्राम बनाते और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मेंशन करना था हमें कि गोल्जी बॉडी किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है, सेंट्रियोल किसे कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहा जाता है, राइबोसोम किसे कहा जाता है, और प्रोटीन वगैरह या जो भी और भी मटेरियल या पदार्थ या कोशिकांग होते हैं वह सबको हमें मेंशन करना होगा। बट हम अगले वीडियो में मेंशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक जो कोशिकांग होता है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में संक्षिप्त रूप से अध्ययन कर लें, फिर अगली क्लास में हम देखेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और स्ट्रक्चर में मैंने बताया अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सभी चीजों को मेंशन करेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या होता है, इन सभी बातों को मेंशन करके डायग्राम के आधार पर अध्ययन करेंगे। बट उससे पहले हमें एक जो कोशिकांग होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में यदि हम उसे क्या नाम से, क्या कॉमन नाम से जाना जाता है, तो उसका जो कॉमन नाम है वह है ऊर्जा का पावर हाउस। क्या नाम से जाना जाता है? ऊर्जा का पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा गृह। तो ये जो कोशिकांग है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया, हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, चलो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, समझ लो। इसमें ऐसी क्रिस्टीनुमा क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। ऐसा क्या होती है, अंगुली नुमा, जैसी हमारी अंगुली होती है ना अंदर भीतर, वैसे ही ये यहाँ पे ऐसा में पूरे में यही संरचना पाई जाती है। और ये अंगुली नुमा संरचना को ही क्रिस्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। आप लोग स्पेशल इसे ध्यान रखिएगा कि यह अंगुली नुमा संरचना को क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पे इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को। ठीक है, अब हम अगली बात देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका डिस्कवरी किसने की थी। तो इसकी हम डिस्कवरी अर्थात खोज पे जाएं तो इसकी खोज एक साइंटिस्ट थे जिसे कोलिकर के नाम से जाना जाता था। कोलिकर ने 1880 में इसकी खोज की थी। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। कोलिकर एक साइंटिस्ट थे, कोलिकर, इन्होंने 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। जबकि यहाँ पे 2 साइंटिस्ट आते हैं, एक आता बेंडा
और दूसरा था अल्टमान। तो बेंडा जी आते हैं 1897 में, जबकि उनसे पहले एक साइंटिस्ट आ जाते हैं अल्टमान। अल्टमान 1890 में आते हैं और इन्होंने जो माइट्रोकांडिया है इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। जो अल्टमान है इन्होंने 1890 में 1890 में इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। किसे? माइट्रोकांडिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं, जैसे मैंने बताया बेंडा, ये आते हैं 1897 में। ठीक है, समझ में आ रहा? 1880 में कोलिकर ने क्या दिया? डिस्कवरी करी, खोज करी। फिर 1890 ठीक 10 साल बाद अल्टमान आते हैं, इसे बायोप्लास्ट नाम दे दिया। फिर 7 साल बाद बेंडा आते हैं 1897 में और इसे फिर माइट्रोकांडिया नाम दिया। क्या? माइट्रोकांडिया, माइट्रोकांड्रिया। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो बेंडा है, बेंडा को ही माइट्रोकांडिया नामकरण के लिए जाना जाता है और खोज के लिए कोलिकर को। अल्टमान को माइट्रोकांडिया नामकरण के लिए नहीं जाना जाता है। इस बात को आप बहुत ध्यान से रखिएगा या समझिएगा। फिर यदि हम बात करें कि इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है, तो इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है वह कार्बोहाइड्रेट फैट अर्थात वसा और प्रोटीन अर्थात प्रोटीन, इन चीजों का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है अर्थात दहन होता है। अब जो क्या होता है, यहाँ पे जो ऊर्जा भी संचित होती है, क्या होती है? एनर्जी संचित होती है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप यहाँ पे एनर्जी बनेगी और ये एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? स्टोर होगी। और इसी की संज्ञा पे इसको क्या? कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपको समझ में आ गया ना कि माइट्रोकांडिया को ऊर्जा का पावर हाउस के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जैसे कंपोनेंट्स या पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है, दहन होता है और वह O2 की प्रेजेंट में होता है और इसके फलस्वरूप यहाँ पे एनर्जी का संचयन होता है, संचित होती है, स्टोर की जाती है माइट्रोकांडिया में। इसलिए इसे ऊर्जा का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट या फैट या प्रोटीन का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। तो हम यहाँ पे ग्लूकोज लेते हैं। जो देखिएगा, यदि कभी हमें एनर्जी या हमारी बॉडी में सर्वाधिक वीकनेस लगती है तो हमें सर्वप्रथम जो डॉक्टर से सलाह दी जाती है वह यह सलाह दी जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा केला खाइए। केला क्यों खाया जाता है? क्योंकि वह हमारी बॉडी में बहुत जल्दी, क्विकली, कम समय में ज़्यादा एनर्जी फ्लो करती है, इसलिए केला खाने की संज्ञा दी जाती है विशेष तौर पे। और केला पे सर्वाधिक क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे C6H12O6 ग्लूकोज का दहन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। किसकी प्रेजेंट में? O2 की प्रेजेंट में यहाँ पे ऑक्सीडेशन अर्थात दहन होता। दहन मतलब आग लगना नहीं होता। याद रखिएगा कि हम कोई भी अपने घर में कचड़े पे लिए आग लगा दिए, ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे केमिकल ऑक्सीडेशन होता, समझ रहे हो? बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता। यहाँ पे आग नहीं लगती, नहीं तो आप दहन समझ लो, रावण का पुतला दहन कर दिए, कंस का पुतला दहन कर दिए, ये बात मेंशन नहीं करना। यहाँ पे आग नहीं लगती, यहाँ पे बायोलॉजिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन होता। ठीक है, ग्लूकोज का O2 की उपस्थिति में दहन होगा तो यहाँ पे जो होगा वह एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, साथ ही H2O अर्थात वाटर बनेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो मैंने बोला था ना, एनर्जी स्टोर होती है। ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप यहाँ पे एनर्जी बनती है और जो एनर्जी बनेगी वो 2800 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है।
इस चीज को नोट डाउन करिएगा। जो एनर्जी जो संचित होगी या किलो कैलोरी के रूप में बनेगी। जो एनर्जी बनेगी ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप वह किलो कैलोरी में संचित होगी, वो सॉरी किलो कैलोरी के रूप में बनेगी। और जो जो एनर्जी उत्पन्न होगी यह एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित होगी। काय के रूप में? एटीपी के रूप में। और एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर से सुनिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, क्योंकि एग्जाम में यही सवाल पूछता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी संचित होती है वह किस रूप में संचित होती है, तो वह एटीपी के रूप में संचित होती है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एटीपी और एक चीज होती एडीपी, इन दोनों का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एटीपी का फुल फॉर्म देखिएगा, एडिनोसिन ट्राई, टी से क्या है? ट्राई, और पी से है फास्फेट, फास्फेट। ठीक, समझ में आया? फिर दूसरी चीज होती है वह होती है एडीपी। तो यहाँ पे जो एनर्जी संचित होगी वह एटीपी के रूप में तो संचित हो गई, बट यह संचित एनर्जी हमेशा संचित नहीं होगी, क्योंकि संचित एनर्जी का क्या करना पड़ेगा? हमें उपयोग भी तो करना पड़ेगा ना किसी रूप में। जैसे हम बिजली उत्पन्न करते हैं, बहुत सारी पन बिजली, सोलर बिजली, परमाणु बिजली, कई प्रकार से बिजली उत्पन्न करते हैं और स्टोर भी होते, बट वह जो बिजली है उसका उपयोग भी करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी संचित हो गई, अब हमें इसका उपयोग करना है। तो जो इसका उपयोग करेंगे वह एडीपी के रूप में उपयोग करेंगे, अर्थात एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म सेम ही है, एडिनोसिन वही होगा, सिर्फ टी और डी में अंतर है। तो याद रखिएगा, डी से होगा यहाँ पे डाई और पी का फास्फेट सेम होगा। समझ में आ गया? और इन माइटोकॉन्ड्रिया में इन सभी प्रक्रिया अर्थात ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप 3 साइकिल बनते हैं। पहला जो साइकिल होता है उसे क्रेब्स चक्र के नाम से जाना जाता है, और जो दूसरा साइकिल होता है उसे इलेक्ट्रॉन अभियांत्रिक के नाम में जाना जाता है, और जो तीसरा साइकिल होता है उसे फास्फोरिलीकरण के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ देखिएगा, जो पहला साइकिल होता है उसे क्रेब्स चक्र के नाम से जाना जाता है, चक्र लिख लेना आप। और जो दूसरा होता है उसे इलेक्ट्रॉन अभियांत्रिक, और जो तीसरा साइकिल होता है उसे फास्फोरिलीकरण। समझ में आ गया? तो हमारा जो आज की क्लास है, हमारी आज की जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। आपसे मेरा निवेदन या रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और किस टाइप का वीडियो रहा या आज की क्लास कैसी रही तो कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।